अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैप्टन डॉक्टर काशिफ़ा एहसान। आज मैं आपके साथ एक ऐसा वक्त शेयर करना चाहती हूं जो जब मुझ पे गुज़रा तो मुझे भी नहीं यकीन आया कि ये वक्त भी आता है, और आज मुझे देख के आपको भी यकीन नहीं आएगा कि मुझ पे ऐसा भी कोई वक्त आया था। मैं हमेशा से एक बहुत एंथुसियास्टिक डॉक्टर थी। मैंने सिविल से MBBS किया था, लेकिन आर्मी ज्वाइन कर ली। आर्मी मेरा पैशन थी। मैं कैप्टन बनी। मैं कैप्टन टू मेजर से प्री मैच्योर रिलीज़ लेके बाहर आई कि मुझे और पढ़ना है, मुझे बहुत बड़ी डॉक्टर बनना है, जो कि आर्मी की में समहाउ पॉसिबल नहीं हो रहा था। मैं डॉक्टर भी बन गई, मैंने स्पेशलाइजेशन भी कर ली, सब कुछ ठीक जा रहा था। मुझे डॉक्टरी से भी यूँ लगा कि मुझे इससे भी आगे कुछ करना है। सो मैंने शौकत खानम के प्लेटफॉर्म से कैंसर अवेयरनेस कैंपेन करना शुरू कर दी। तब तक मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि मुझे अल्लाह ताला ने बहुत सी सलाहियतों के साथ पैदा किया है और मैंने वो सबको बतानी है। लेकिन हुआ क्या? हम मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। हम ये समझ रहे होते हैं कि जो कुछ मैं प्लान कर रहा हूँ चीज़ें वैसे ही चलती रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। और शायद इसीलिए नहीं होता कि अल्लाह ताला ने हमें ये बताना होता है कि तुम जो सोचते हो वो तुम्हारी चाहत है। फिर एक मेरी चाहत है। मुझे कैंसर डायग्नोज हो गया। कैंसर का भी वो नाम जिसे आप सुने तो एक दफ़ा हिल जाते हैं, ब्लड कैंसर। मुझे आज से 6 साल पहले ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ। उस वक़्त मुझे बहुत बड़ी बीमारी वाली कोई कैफियत नहीं थी, कोई अलामात नहीं थी। सिर्फ टेस्ट थे जो ये बता रहे थे कि मैं शायद ब्लड कैंसर की मरीज़ हूँ, और मैंने वो नहीं माना शुरू में। मैं उन्हीं रिपोर्टों के साथ कैंसर अवेयरनेस की कैंपेन्स करती रही, लोगों को कहती रही आइए कैंसर को डिटेक्ट करवाइए ताकि अर्लियर डिटेक्शन कैन सेव योर लाइफ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे कैंसर ने अपना पूरा ज़ोर दिखाया। मेरी उस हिम्मत को चैलेंज किया गया कुदरत की तरफ से, जो मैं समझती हूँ शायद अच्छा हुआ, लेकिन जब हो रहा था तब मैं ये नहीं समझती थी। तब मुझे यही लगा कि मैं ही क्यों, ये सब क्यों। मुझे ब्लड कैंसर शुरू में तो लगा कि कंट्रोल कर लेंगे। शुरू में तो कुछ ऐसे टेस्ट करवाए जिनसे वो कंट्रोल होता रहा। साथ साथ मुझे ओरल कीमोथेरेपी कहते हैं, यानी दवाई की शक्ल में, एक टैबलेट की शक्ल में खाने वाली मेडिसिन भी मिल गई। लेकिन उस मेडिसिन को खाते खाते 3 साल के बाद मेरा कैंसर बिल्कुल बिगड़ गया। उस बिगड़े हुए कैंसर की भी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं उस वक़्त भी शौकत खानम तो छोड़ चुकी थी, लेकिन एक और जगह अपने यही फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। मैं टीचिंग की तरफ आ गई थी, मेडिकल टीचिंग की तरफ। और जब मुझे 3 दिन में 4 दिन में मेरी बीमारी ने इसका हालत को पहुंचा दिया कि मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी। मुझे सिर्फ जोड़ों में दर्द शुरू हुआ, एक जोड़ से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और चौथे दिन मैं अपने घर से पूरी तैयारी के साथ, जैसे ऑफ़िस के लिए इंसान तैयार होता है, पूरी दर्दों में मैं तैयार होती रही कि मैं तो ऑफ़िस जा रही हूँ। और जिस वक्त मैं ऑफ़िस जा रही थी और पूरा तैयार होके अपनी गाड़ी से उतरी, और गाड़ी वापस चली जानी थी मुझे ड्रॉप करके, मैं से उतरा नहीं गया। मेरा जो हिप जॉइंट बोलते हैं हम उसे, वो स्टिफ़ हो गया था। उसके स्टिफ़ होने से मुझे सीधा खड़ा होना मुश्किल हुआ था। उसके सीधा खड़ा होने की मुश्किल ने मुझे मजबूर किया कि आज ही मैं अपने सारे टेस्ट करवाऊँ। मैंने दोबारा कुछ ऐसे टेस्ट करवाए जो कि कैंसर के टेस्ट हैं। उन सारे टेस्टों से मुझे ये पता चला कि वो कैंसर जो 3 साल पहले क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के नाम से मुझे हुआ है, जो कि चलता रहेगा, 15-20 साल निकालेगा, वो बिगड़ गया है। उसमें ऐसे सेल्स आने लग गए जिसकी वजह से हम डॉक्टर्स उसको ब्लास्ट क्राइसिस कहते हैं। ब्लास्ट क्राइसिस का नाम मुझे कोई नया नहीं था। मैंने अपने सामने पेशेंट्स को 3 दिन में, 4 दिन में अल्लाह के पास जाते देखा था। जब मेरे सेल्स ने मुझे ब्लास्ट शो किए, उस रिपोर्ट में मुझे ब्लास्ट्स नज़र आए, तो मैं इस काबिल ही नहीं रही कि मैं ज़्यादा देर तक डॉक्टर्स के साथ या कंसर्न डॉक्टर्स के साथ रब्ता कर सकूं। और मैं उसी वक़्त अपने जो ऑन्कोलॉजिस्ट थे उनको फ़ोन करके उनके पास पहुंच गई। हॉस्पिटल, मेरी जॉब, कुछ मेरे जहन में नहीं था। जब ज़िंदगी अपने आप को जाता हुआ दिखाती है तो हमें ये रोज़मर्रा की काम कहीं इंपॉर्टेंट नहीं लगते। जब मैं डॉक्टर के पास गई और उन्होंने कहा कि आई एम सफरिंग फ्रॉम ब्लास्ट क्राइसिस, तो ये एक ऐसी बात थी जिसने मुझे वक्ती तौर पे बिल्कुल अब मफलूज कर दिया, मेरी सोच को मफलूज कर दिया।
मैं हॉस्पिटल चली गई, मैं एडमिट हो गई, मेरे अगले टेस्ट शुरू हो गए जिसको बोन मैरो बायोप्सी कहते हैं। अगर किसी ने वो होते देखी है तो आपकी बोन के अंदर आप एक पेचकस के साथ बोर कर रहे हैं और वो बोर करके आप निकाल के ला रहे हैं आपकी हड्डी के अंदर का गूदा, और उस हड्डी के अंदर के गूदे के ऊपर आपके टेस्ट हो रहे हैं। उन टेस्ट के होने से जब बीमारी की कन्फर्मेशन हो गई कि मुझे ब्लास्ट क्राइसिस है, तो मैंने उसको कैसे कोप अप किया, मैंने ख़ुद को क्या समझाया, बस यही आप लोगों से बात करनी है। थोड़ी देर के लिए तो लगा कि बस अब जब ज़िंदगी ही नहीं रहनी तो इस पर इतने ज़्यादा टाइम देना या घर वालों की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उनको उठवाना ज़रूरी नहीं, और मैंने जवाब दे दिया कि मैं कीमो नहीं लगवाऊंगी। कीमोथेरेपी, अगर आप लोगों के साथ मैं पहले भी शायद बता सकी हूँ कई जगहों पे, कीमोथेरेपी एक ऐसी ड्रग है जो कि एक्चुअली एक जहर है। आपके अपने सेल्स को मारना है आपने, तो वो सेल्स तो मरेंगे जो कि एबनॉर्मली ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वो सेल्स भी मरते हैं जो नॉर्मली ग्रो कर रहे हैं। आपके बाल, आपके नाखून, आपकी दिल जो रोज़ झड़ती है, जब हम नहाते हैं, हम मुंह हाथ धोते हैं तो हमारी ऊपर वाली लेयर उतरती है तो हम फ्रेश रहते हैं। कीमोथेरेपी लगने के बाद मेरा ये सब कुछ नहीं ग्रो कर सकता था। फ़ैसला मेरे हाथ में था, मैंने कीमोथेरेपी लेनी है या नहीं लेनी। क्यों मेरे हाथ में था? क्योंकि मैं डॉक्टर थी। मेरा डॉक्टर होना मेरी दोहरी ज़िम्मेदारी बना हुआ था। मैं सिर्फ मरीज़ नहीं थी कि जो अपने हस्बैंड की बात मान लेती, अपने वालिदैन की बात मान लेती। सबको मेरी ही तरफ देखना था कि क्या इस कीमोथेरेपी के बाद मेरी ज़िंदगी में कोई इजाफ़ा होगा। मेरा एक ही बेटा है और उस बेटे के पास सिर्फ 15 साल के एक बच्चे से मैं ये मशवरा नहीं ले सकती थी कि अगर मैं तुम्हें इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताऊं तो तुम्हारी माँ शायद तुम्हारे सामने बालों के बग़ैर, पलकों के बग़ैर, आईब्रोज़ के बग़ैर, नेल्स के खुरदरे और उतरते हुए हालतों में उल्टियाँ करती हुई, हाई ग्रेड फीवर्स के साथ पड़ी हुई होगी, लेकिन एक उम्मीद होगी कि इस कीमोथेरेपी से जान बच जाएगी। बहरहाल मैंने ये फ़ैसला लिया। दोबारा वही बात कि अपने आप को क्या मनाया जो मुझे ये फ़ैसला मेरे अंदर से बना। यही मनाया कि ज़िंदगी मेरी नहीं है, ज़िंदगी किसी और की देन है। देने वाला जो ऊपर बैठा है वही बचाने वाला है और वही लेके जाने वाला है। और ज़िंदगी का ख़त्म होना भी कोई बुराई नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम सब डरते हैं। ज़िंदगी का ख़त्म होना तो उसके मालिक से मिलना है। अगर ख़त्म भी हो जाती है तो मैं मालिक को ये तो नहीं कह सकूँगी कि मैंने कोशिश ही नहीं की, मैंने कदर ही नहीं की। जिस ज़िंदगी मुझे मिली हुई थी उसकी कदर करना ज़रूरी था। हम सब जो किसी भी बीमारी से लड़ रहे हैं, हम सब जो किसी भी मुश्किल से लड़ रहे हैं, उस मुश्किल के वक्त में अगर हम सिर्फ मुश्किल को फ़ोकस करेंगे तो हमें कभी भी नहीं लगेगा कि हमें इसमें से निकलना है या हम निकल सकते हैं। लेकिन अगर हम ये फ़ोकस करेंगे कि आज अगर मुश्किल है तो आसानी भी तो थी, फ़इन्ना माल उसरे युसरा। अगर मुझे आज मुश्किल है तो क्या पहले सारी आसानियाँ नहीं थी? अगर मुझे बीमारी आई थी तो मेरे पास पैसे थे उसके ऊपर लगाने के लिए, मेरे पास रिश्ते थे जो मुझे साथ मिलके मुझे उस वक़्त उठा सकते थे जब मैं खड़ी नहीं हो सकती थी, मुझे वॉशरूम तक ले जा सकते थे, मेरे खाने पीने में मेरे मुंह में लुक़मे डाल सकते थे जब मेरे हाथ काम नहीं करते थे। तो इन चीज़ों का शुक्र करना चाहिए जो हैं, उन चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए जो जा रही हैं। जब हम इस तरह सोचते हैं तो दुख कम होता है। मुश्किल तो अपनी जगह खड़ी है, हम उसको रो के भी सह लें, हम उसको हंस के भी सह लें। इसका फ़र्क सिर्फ हमें ख़ुद को पड़ेगा या हमारे अपने प्यार करने वालों को पड़ेगा, वो जो हमें देख रहे होते हैं उनको पड़ेगा। मेरा अब ये मानना है कि अगर मैं आंखों में आंखें डाल के बीमारी के साथ ना लड़ती तो आज मैं आपके सामने ना बैठी होती। मेरी बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो कि उस वक़्त जब मैं ब्लास्ट क्राइसिस में गई उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म हो गई 2 कैंसर्स में। पहले मुझे एक कैंसर था जिसे क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया कहते हैं और उसके बाद मुझे एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया भी हो गया। ये वो चेंजेस हैं जो हमारी जिस्म के अंदर आती हैं जिसे डॉक्टर्स या साइंटिस्ट तो समझ सकते हैं, लेकिन शायद मैं आपको इतने आसान लफ्ज़ों में समझा ना सकूं। हमारे अंदर ऐसी तब्दीलियां आ जाती हैं जिन्हें जीनेटिक म्यूटेशन कहते हैं और उससे हमें जो कैंसर्स हो जाते हैं, मुझे हो गए। अब मैं दूसरे कैंसर के साथ होपलेस स्टेज पे भेज दी गई। मुझे बताया गया कि अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं करवाएंगी तो आप ज़िंदा नहीं रह सकती। हम सिर्फ इस कीमोथेरेपी से आपको खड़ा कर सकते हैं। वक्ती दर्दें जो आपको जोड़ों में हुई हैं या बहुत 106 तक बुखार आपको डेली हो रहा है, मुझे हर जगह से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई क्योंकि मेरे प्लेटलेट्स नहीं बनते थे।
मेरे लाल खुलिये नहीं बनते थे, इसलिए मेरा हीमोग्लोबिन रोज़ की जो रिपोर्ट आती थी उसमें कभी 1 और कभी 2 आता था। प्लेटलेट्स की ब्लीडिंग मेरी आँखों में भी हो गई। आँखों के पिछले हिस्से में हमारे पर्दे के सामने बहुत बारीक खून की नालियाँ फट गईं क्योंकि प्लेटलेट्स नहीं थे, पतला हो गया खून, और मैं अंधी हो गई। मैं कुछ नहीं देख सकती थी। पूरा 1 महीना सुबह उठी हूँ और मुझे यूँ लगा कि ज़मीन पे कोई काले बादल हैं। उन काले बादलों की फीलिंग ने मुझे ये याद दिलाया कि स्कोटोमाज़ है, हमारी किताबों में लिखा है। स्कोटोमा का मतलब है आपके आँख के पर्दे के आगे झिल्ली खून जमा हो गया है। सीटी स्कैन करवाया, वो वाकई था। मेरे दिमाग के अंदर भी खून निकल गया। इन सारी हालतों में भी बस एक बात मुझे याद थी कि जितना बच गया है वो मेरा नहीं है, वो देने वाले की कुदरत है। उसका शुक्र अदा करो, सब्र करो। उसने ज़िंदगी वापस देनी है तो दे देगा, उसने लेके जानी है तो उससे मिलने की शौक़ में मर जाओ। जब तक हम अपनी ज़िंदगी को इन 2 चीज़ों पे नहीं डालेंगे, जब तक हम शुक्र और सब्र को अपना साथी नहीं बनाएंगे, हमारे साथ कभी भी कोई भी हादसा हमें उठने नहीं देगा। मेरे इस सब्र ने या फिर इस शुक्र ने कि जितना है, मेरे पास पैसे हैं तो मैं ब्लड लगवा सकती हूँ, मुझे अल्लाह ने इतना आसानी दी हुई है कि मैं डॉक्टर्स के पास जा सकती हूँ, इसी आसानी के ऊपर मुझे आगे चलते जाना चाहिए। इसी आसानी को ले के मुझे ख़ुद को खड़ा कर लेना चाहिए, और मैंने ख़ुद को खड़ा किया। मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ, किसी मुश्किल को, किसी भी तरह की माली मुश्किल को, समाजी मुश्किल को, माशरती मुश्किल को, रिश्तों की मुश्किलात को, बीमारी को अपनी कमज़ोरी मत बनने दें। मुश्किल से लड़ें, बाहर निकलें, फिर मुश्किल आती है, फिर लड़ें, फिर बाहर निकलें, आखिरी सांस तक ख़ुद को ये कहें, जो भी हो सकता है मेरे बस में है, मैं उतना तो करता ही रहूँगा। जो मेरे बस में नहीं है उस पर मैं सब्र करूँगा, उस पर मैं शुक्र करूँगा कि ये भी उसकी ज़ात का शुक्र है जिसने हमें पैदा किया। और इसके लिए अक़ीदा बहुत ज़रूरी है। आपको अपना अक़ीदा मज़बूत करना पड़ेगा।